अभी जो है सेकेंड टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो है, राइट। ये भी क्वेश्चन जो है 7-8 मार्क्स का आ रहा है और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है बाबू, राइट, कि 8 मार्क्स का आ रहा है और 8 में 8 आपको हम देंगे। इस वीडियो को जरूर लास्ट तक जो है आप एंड तक देखना, राइट। आप लोग देखिएगा कि आपको 8 में 8 जो है आपको मिल पाएगा यहां से, है ना। बेसिकली क्या होगा कि वीडियो को थोड़ा आप लास्ट तक बिना देर के जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग का एग्जाम राइट कल ही है, राइट, तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं यूएनओ और इस तरीके से पढ़ेंगे कि 8 का 8 मार्क्स जो है आपके पॉकेट में आएगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूएनओ क्या होता है। यूएनओ है ना, ये जो यूएनओ है क्या होता है, राइट, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या है, एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, वैश्विक लेवल पे काम करने वाला एकमात्र संगठन है। यूएनओ जो है एकमात्र ऐसा संगठन है जिसमें सारे के सारे, एक दो देश को छोड़ दिया जाए, राइट, तो सारे के सारे देश जो है इसके सदस्य हैं, राइट, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, ब्रिटेन है, फ्रांस हो, राइट। ये कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। UNO is the worldwide organization. It represents the half of the world. मतलब दुनिया के सारे ही पॉपुलेशन को क्या करता है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन को और देश को रिप्रेजेंट करने वाला अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो है यूएनओ, राइट। उसके बाद बात किया जा रहा है इसके ये बना कैसे। देखो यूएनओ का बनने का जो सिलसिला है वो बेसिकली स्टार्ट होता है आफ्टर द मतलब ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। नहीं कह सकते हैं कि आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर तभी स्टार्ट हुआ, नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही एंड हुआ तब तक बन गया। लेकिन जो चीज बनता है रातों रात बिल्डिंग खड़ा होकर नहीं बन जाता है, राइट, बहुत उसका एक समय लगता है, टाइम लगता है। उसी तरीके से जो यूएनओ है इसका सिलसिला स्टार्ट होता है 1939 से लेके 1945, जिस टाइम पे पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, ठीक उस टाइम पे ही, राइट, दुनिया में ये कोशिश किया जा रहा था कि एक ऐसा वैश्विक संगठन बनाया जाए जो वैश्विक संगठन क्या करेगा, दुनिया में किसी भी तरीके का वॉर ना होने दे। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो स्टार्ट हो गया, लेकिन अब दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, इसको रोकने के लिए जो है एक संगठन बनाने का कोशिश किया गया। क्यों? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लोगों ने देखा कि किस तरीके से एटम बम और परमाणु बम का कितना बड़ा इसका नुकसान पहुंचाया है। जापान के लोग और पूरे दुनिया के लोग दहशत में आ गए थे जब अमेरिका 6 अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु बम गिराता है जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी। उसके बाद पूरे दुनिया में त्राही मच गया था। सारे देश जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोक दिए, राइट, सारे जापान, जर्मनी, इटली सबके सब खारिज हो गए, सबके सब पराजित हो गए, क्योंकि एक ऐसा आधुनिक समय का एक इतना बड़ा बम तैयार किया गया जो पूरे मानवता को खत्म कर देगा एक बार में, राइट। और अब कहा गया कि अब अगर जंग हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो अब ये जंग मिसाइल से नहीं होगा, अब ये जंग कारतूस बम बारूद से नहीं होगा, अब ये जंग जो है ये परमाणु बम, हाइड्रोजन बम और ये सारा बम के सहारे जो है ये युद्ध होगा। और इसके लिए जरूरी पड़ा दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट और जितने भी स्कॉलर्स थे उन लोग का सोचना था कि एक ऐसा संगठन बनाने का जरूरत आ गया है जो संगठन थर्ड वर्ल्ड ना होने दो। अगर थर्ड वर्ल्ड हुआ तो कोई एक इंसान जिंदा नहीं बचेगा मेरे दोस्त। इसी आधार पे जो है ये यूएनओ का बनाने का सिलसिला स्टार्ट किया गया। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही इसको कोशिश नहीं किया गया। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और जब फर्स्ट टाइम क्या होता है, पूरी दुनिया के बहुत सारे देश, मोस्टली यूरोपियन कंट्री जब क्या होते हैं वॉर का शिकार होते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, बहुत नुकसान होता है, तो उन्होंने भी ये कोशिश किया था कि अब एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो क्या करेगा, युद्ध को नहीं होने देगा। अगर किसी भी तरीके का आपस में कुछ होता है तो उसको बैठ के सुलझा लेना बहुत अच्छी बात है, राइट। मारपीट झगड़ा करने से किसी का भला नहीं होता, दोनों का ही नुकसान होता है, मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी कोशिश किया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेके 1918 तक चला, तो 1918 के बाद जो है 1920 में जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम है लीग ऑफ नेशन। क्या है? लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन बनाया गया और ये लीग ऑफ नेशन बनाया गया जिसका मेन काम है दुनिया में शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। लेकिन ये लीग ऑफ नेशन जो है बाद में फेल हो गया जब 1939 में फिर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया और जर्मनी मतलब हिटलर अटैक ऑन पोलैंड,
1939 में जब हिटलर अटैक करता पोलैंड पे तो फिर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता और इसका कोई मायने नहीं रहता। इसको बनाया गया था कि दुनिया में अब कोई सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर जस्ट इसके बनने के 20 साल बाद, 20 साल होते होते क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। और यही कारण है कि 1920 में लीग ऑफ नेशन बनाया गया। लीग ऑफ नेशन बनाया गया था वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन उस समय के फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, जिन्होंने 14 लाइंस, एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन दिया, 14 लाइंस डॉक्ट्रिन दिया, जिसमें उन्होंने कहा, दुनिया के सारे देशों को उन्होंने कह रहा था कि उनका कहना था कि शांति बनाए रखा जाए, राइट। 14 लाइन डॉक्ट्रिन्स के आधार पे लीग ऑफ नेशन बनाया गया। हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को खत्म करने के लिए 1919 में एक संधि हुआ, जिस संधि का नाम है ट्रीटी ऑफ वर्साइल। क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ वर्साइल। ट्रीटी ऑफ वर्साइल संधि हुआ, जिसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। हालांकि जो यूएनओ का बनना शुरुआत हुआ, यूएनओ का एक मिनी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, जिसका मेन था कि अब ये दुनिया में दूसरा युद्ध ना हो, लीग ऑफ नेशन। लेकिन 1939 में दूसरा युद्ध होने के कारण जो है ये असफल हो गया, ये फेलियर साबित हुआ, फेल हो गया। लीग ऑफ नेशन इज नॉट मतलब एबल टू, क्या बोलेंगे, प्रिवेंट द वॉर, वॉर को होने से बचा नहीं पाया। यही कारण है कि 1938 से क्या हो रहा है कि यूएनओ को बनाना है। यूएनओ मतलब अब ये लोग सोचने लगा कि एक ऐसा संगठन बनाना है जो संगठन शक्तिशाली होगा, जिस संगठन में सारे ही मुल्क के देश जो है इसका सदस्य होंगे। यूएनओ लीग ऑफ नेशन का एक फेलियर ये भी था कि कुछ ही देश, यूरोप के देश इसके सदस्य थे, बाकी देश तो आजाद भी नहीं हुए थे। लेकिन 1945 के टाइम पे जब क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसके बाद कहा जाता है दुनिया के सारे देश को यूएनओ का सदस्य बनाओ, छोटे हो, बड़े हो, शक्तिशाली हो, कम शक्तिशाली हो, जब तक सब एकजुट होकर एक संगठन में नहीं आएंगे तब तक जो है युद्ध को रोकना पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल है ना। तो 1938 में क्या किया गया, यूएनओ को बनाने के लिए एक कॉन्फ्रेंस किया गया। इसका नाम क्या था? म्यूनिख कॉन्फ्रेंस। क्या नाम है? म्यूनिख कॉन्फ्रेंस। हाँ, इसका नाम क्या है? म्यूनिख कॉन्फ्रेंस। म्यूनिख कॉन्फ्रेंस हुआ 1938 में। फर्स्ट टाइम कोई एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो शक्तिशाली हो, कैपेबल हो और जो थर्ड वर्ल्ड वॉर को होने से रोक सके, है ना। फिर उसके बाद 1939 में एक और क्या किया गया, मतलब ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया गया। 1939 में एक और क्या होता है कि कॉन्फ्रेंस होता है, जिसका मेन रोल क्या था? जिसका मेन रोल था कि यूएनओ को बनाने के लिए, लेकिन 1939 में किसी कारणवश नहीं हो पाया। देन 1941 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ जिसका नाम है एटलांटिक कॉन्फ्रेंस। क्या हुआ? एटलांटिक कॉन्फ्रेंस। 1941 में एटलांटिक कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसका मेन उद्देश्य था कि यूएनओ को बनाया जाए और एक ऐसा संगठन बनाना जो संगठन दुनिया में शांति और सुरक्षा को बना सके, राइट। तो इसका रूपरेखा क्या होगा, इसके लिए एटलांटिक कॉन्फ्रेंस में बातचीत हुआ। एटलांटिक कॉन्फ्रेंस के बाद अगर बात किया जाए तो 1943 में एक और कॉन्फ्रेंस होता है। इस कॉन्फ्रेंस को क्या कहा जाता है? इस कॉन्फ्रेंस को हम लोग कहते हैं 1943 में जो हुआ मॉस्को और तेहरान कॉन्फ्रेंस। क्या कहा जाता है? या तो मॉस्को कहो या तो इसको तेहरान, दो कॉन्फ्रेंस होता है, मॉस्को कॉन्फ्रेंस और तेहरान कॉन्फ्रेंस। इसमें बात किया जाता है कि जो संगठन हम लोग बना रहे हैं वो संगठन काम कैसे करेगा, है ना। कौन कौन सा संगठन के पास क्या क्या पावर होगा, कितना सारा ऑर्गन्स होगा, इसके ऊपर डिटेल में बातचीत हुआ। 1943 के बाद 1944 में एक और कॉन्फ्रेंस हुआ, इसको कहा जाता है डम्बर्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस। क्या कहा जाता है? डम्बर्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस, जिसमें यह निर्धारित किया गया कि भाई जो मेंबरशिप होगा वो कैसे दिया जाएगा और किस आधार पर दिया जाएगा, और व्हाट वर द बेसिक प्रिंसिपल जिस आधार पर ये यूएनओ काम करेगा, है ना। इसका बेसिक आउटलाइन क्या होगा? इससे हमारे देश को चलाने के लिए एक संविधान है, संविधान के अनुसार देश को चलाया जाता है, सरकार उसको फॉलो करेगा। उसी तरीके से ये यूएनओ भी जो काम करेगा क्या फॉलो करेगा, तो यहाँ पे डिसाइड किया गया इसका कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, इसका कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड किया गया। बाद में 1945 में एक और कॉन्फ्रेंस होता है, एक और कॉन्फ्रेंस होता है, इसको कहते हैं हम लोग सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। क्या कहा जाता है? सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस हुआ जहां पे वीटो पावर को डिसाइड किया गया कि भाई किसके पास वीटो पावर होगा। मतलब वीटो पावर आगे पता चलेगा आपको, एक बहुत ही शक्तिशाली पावर है जो यूएनओ 5 देशों को जो है दिया है
है ना। वीटो पावर के बाद फिर 1945 में एक और कॉन्फ्रेंस होता है, इसको कहते हैं याल्टा कॉन्फ्रेंस, जहां पे ये फिक्स किया जाता है कि अब जो है यूएनओ काम करेगा और इसको जो है मतलब ग्राउंड लेवल पे कैसे काम करेगा, ये यहाँ पे लास्ट कॉन्फ्रेंस किया गया। उसके बाद से जो है यूएनओ बनकर तैयार हुआ। यूएनओ बनकर कब तैयार हुआ? यूएनओ बनकर तैयार हुआ 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ बनकर तैयार हुआ। इसीलिए 24 अक्टूबर को यूएनओ डे के नाम से जाना जाता है। इसीलिए 24 अक्टूबर को जो है यूएनओ दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन इसका क्या होता था, जन्म हुआ है। अच्छा, यूएनओ जो है, यूएनओ कुछ आधार पे काम करता है। यूएनओ का संविधान को कहा जाता है चार्टर। कई बार क्वेश्चन आता है यूएनओ के संविधान का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएनओ चार्टर। चार्टर में टोटल कितना इसका आर्टिकल है, तो टोटल आर्टिकल 111 है। ये जो यूएनओ बनाया गया, इसका हेडक्वार्टर कहां बनाया गया? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। कहां है? न्यूयॉर्क, अमेरिका। यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है, ये जो इतना बड़ा जो बिल्डिंग है यूएनओ का हेडक्वार्टर, इसका कहां है? न्यूयॉर्क में इसका जो है हेडक्वार्टर बनाया गया। हालांकि जो यूएनओ जो तैयार किया गया, यूएनओ का मेन काम क्या था? इसका दो काम था, टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड, दुनिया में शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, और दुनिया में जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो। अब दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, क्योंकि अब हुआ तो पूरा कोई मानवता नहीं बचेगा, है ना। तो इसको ध्यान रखने के लिए इसको बनाया गया। हालांकि यूएनओ का अगर बात किया जाए तो टोटल जब यूएनओ बनाया जा रहा था 1945 में, तो 51 देश इसके सदस्य थे, 51 मेंबर कंट्री मिलकर इसको बनाया गया। लेकिन आज का अगर बात किया जाए तो यूएनओ में टोटल कितने देश सदस्य हैं, तो 193 देश, 193 देश। 193 जो लास्ट कंट्री है उसका नाम क्या है? साउथ सुडान। क्या नाम है? साउथ सुडान लास्ट देश है जो क्या है यूएनओ में बना। आज टोटल 193 यूएनओ में जो है देश सदस्य है। हर एक देश जो है कितना सदस्य को भेज सकता है? एक देश 5 सदस्य को यूएनओ में भेज सकता है, जो बट पांचों सदस्य के पास कितना वोटिंग होगा? 1 वोटिंग होगा। 1 वोटिंग मतलब 1 वोट होगा। उसके बाद अगर बात किया जाए तो यूएनओ को जब बनाया गया तो यूएनओ का बहुत सारा संगठन बनाया गया। यूएनओ में जो है 6 तरीके का इसका ऑर्गन बनाया गया। यूएनओ अब एक तो पूरा वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, ये काम कैसे करेगा इस आधार पे जो है 6 तरीके का ऑर्गन्स बनाया गया। यूएनओ है 6 प्रिंसिपल ऑर्गन, 6 मेन ऑर्गन है जो यूएनओ में क्या करता है, काम करता है। एक का नाम है जनरल असेंबली, है ना। एक का नाम है सिक्योरिटी काउंसिल, है ना। एक का नाम है कलेक्टिव काउंसिल, है ना, या इसको ट्रैक्सिव काउंसिल भी कहा जाता है। एक का नाम है इकोसॉक, हाँ, एक का नाम है आईसीजे, और एक का नाम है सेक्रेटरिएट। मतलब टोटल कितना प्रिंसिपल ऑर्गन है यूएनओ का? 6। कितना है? 6। हाउ मेनी प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएनओ? यूएनओ का टोटल मुख्य अंग कितना है? 6 अंग है, याद रखना। एक का नाम है जनरल असेंबली, हिंदी में कहा जाता है साधारण सभा। ये जनरल असेंबली को कहा जाता है लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ यूएनओ। क्या कहा जाता है? यूएनओ का लॉ मेकिंग बॉडी होता है। लॉ मेकिंग बॉडी मतलब जो पूरे यूएनओ में क्या करता है? कानून बनाने का काम करता है। इसलिए इसको वर्ल्ड फोरम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनरल असेंबली को वर्ल्ड फोरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ल्ड फोरम कहा जाता है। जनरल असेंबली में टोटल कितने मेंबर होते हैं? हर एक देश 5 मेंबर को भेजता है, तो 193 इंटू 5 965 मेंबर होता है। ये दुनिया का सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट करने वाला, पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करने वाला ये क्या है? सदन है। इसलिए इसको वर्ल्ड फोरम या वर्ल्ड पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। जनरल असेंबली का जो बैठक होता है वो साल में 1 बार होता है। कितना बार होता है? 1 बार होता है। कब से होता है? सितंबर से होता है। जो सितंबर से होता है। कब? सितंबर के 3rd वीक से स्टार्ट होता है, ट्यूसडे से स्टार्ट होता है। सितंबर के 3rd वीक ट्यूसडे से स्टार्ट होता है। जनरल असेंबली में टोटल कितने मेंबर है? 965। टोटल देश कितने हैं? 193। तो एक देश कितना सदस्य भेज सकता है? 5। पढ़ा दिए। एक देश 5 सदस्य भेज सकता है, लेकिन वोट कितना देने का अधिकार है? 5 को। एक ही वोट होता है, एक देश एक वोट। अच्छा, अब बात आता है सिक्योरिटी काउंसिल। ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसको दूसरा सबसे शक्तिशाली, सिक्योरिटी काउंसिल को एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कहा जाता है। सिक्योरिटी काउंसिल इज द एग्जीक्यूटिव एंड डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ यूएनओ एंड द मोस्ट पावरफुल
बॉडी ऑफ यूएनओ। सिक्योरिटी काउंसिल का मेन काम होता है दुनिया में शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, है ना। बैठक के जरिए दुनिया में सारे जो मुद्दे हैं उसको हल करना, ये सिक्योरिटी काउंसिल का काम है। सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल कितने मेंबर होते हैं? टोटल मेंबर होते हैं 15। ध्यान से सुनना, टोटल सदस्य कितने होते हैं सुरक्षा परिषद में? तो 15 होते हैं। सुरक्षा परिषद में 15 होते हैं, लेकिन 10 होते हैं टेम्पररी मेंबर और 5 होते हैं परमानेंट मेंबर। 10 क्या होते हैं? टेम्पररी और 5 परमानेंट। 5 परमानेंट जो होते हैं उसको कहा जाता है, इन्हीं के पास होता है वीटो पावर। क्या होता है? वीटो पावर। कौन कौन है ये 5 सदस्य? कौन कौन से है यहाँ पे लिख दे रहे हैं। एक का नाम है अमेरिका, एक का नाम है ब्रिटेन, एक का नाम है फ्रांस, एक का नाम है रसिया और एक का नाम है चाइना। दुनिया का ये 5 देश के पास वीटो पावर है। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा देश जिनके पास वीटो पावर नहीं है, तो 5 याद रखो, जो उसके बाद आएगा ऑप्शन वही हो जाएगा। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, चाइना, ये 5 देश ही परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य, और इन्हीं के पास होता है वीटो पावर। और वीटो पावर क्या होता है? एक बहुत ही स्पेशल पावर होता है जो 5 सदस्य को दिया जाता है। ये किसी भी अगर प्रस्ताव पे, किसी भी मैटर पे अगर क्या करते हैं, वीटो कर देते हैं, तो वो मैटर रिजेक्ट हो जाता है। और डबल वीटो क्या होता है? अगर कोई एक सदस्य 2 बार एक ही चीज के ऊपर वीटो कर देता है तो हमेशा हमेशा के लिए खारिज हो जाता है, वो मैटर फिर दोबारा कभी नहीं रखा जाता है। ये हो गया वीटो और ये हो गया डबल वीटो पावर, है ना। जो 10 सदस्य हैं ये 2 साल के लिए क्या होते हैं? अपॉइंट होते हैं। मतलब जो 10 अस्थायी सुरक्षा परिषद के सदस्य है, इसमें भारत है, लेकिन ये अस्थायी है, टेम्पररी है, और ये 2 साल के लिए इनका क्या होता है? नियुक्ति होता है, राइट। हर एक देश इसमें बनते हैं। तो इस तरीके से समझ में सिक्योरिटी काउंसिल, इसको वर्ल्ड पुलिस कहा जाता है सिक्योरिटी काउंसिल को। अब आता है कलेक्टिव काउंसिल है, इसको कहा जाता है ट्रस्टिव काउंसिल। अच्छा, जो कलेक्टिव काउंसिल और जो ट्रस्टिव काउंसिल है 1992 में क्या होता है? ये खत्म हो गया था। 1992 में ट्रस्टिव काउंसिल और कलेक्टिव काउंसिल का कोई इस्तेमाल नहीं था 1990s के टाइम पे, क्योंकि इसको बनाया गया था दुनिया में जो अभी भी मतलब आजाद देश नहीं है, जो अभी भी गुलाम है और उपनिवेश है किसी के, उनका देखरेख करना और उनके आजादी के लिए क्या करना? उनको सहयोग करना। लेकिन आज के मुल्क में सारे देश आजाद है, तो अब इसका जरूरत नहीं है। तो कलेक्टिव काउंसिल और ट्रस्टिव काउंसिल आज काम नहीं करता है, लेकिन ये एक प्रिंसिपल ऑर्गन है। तीसरा आता है इकोसॉक। इकोसॉक मतलब क्या? इको का मतलब होता है इकोनॉमिक, और एसओसी का मतलब होता है सोशल, एंड सी मतलब काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसमें टोटल कितने सदस्य हैं? 54। टोटल कितने सदस्य? इकोसॉक में 54 सदस्य। इन सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? जनरल असेंबली। कौन करता है? जनरल असेंबली। याद रखना, नियुक्ति कौन करता है? चुनाव होता है जनरल असेंबली। किसके एडवाइस पे? सिक्योरिटी काउंसिल। अच्छा, इकोसेक में जो 54 होते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसका मेन काम क्या है? दुनिया में आर्थिक और सामाजिक डेवलपमेंट करना, और इसके लिए बहुत सारा क्या है? संगठन है। इसके लिए बहुत सारा क्या है? आर्थिक और सामाजिक तरीके से दुनिया में विकास करने का बहुत सारा संगठन है, राइट। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि समझ में आया आर्थिक और सामाजिक डेवलपमेंट में क्या क्या है। जैसे इकोसॉक का अगर बात किया जाए इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, तो सबसे पहला है आईएमएफ। आईएमएफ है, उसके बाद क्या है? वर्ल्ड बैंक, है ना। उसके बाद क्या है? गैट, जिसको बाद में नाम चेंज करके WTO किया गया। तो ये सारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कब बना? 1944। वर्ल्ड बैंक कब बना? 1944, है ना। दोनों किससे बना? ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस। किससे? ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस, जो 1944 में हुआ, जिसके आधार पे 2 इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया जो पूरी दुनिया में काम करेगा। आईएमएफ क्या करता है? शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है, और ये तब किसी को लोन प्रोवाइड करता है जब उस देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाए, मतलब देश में अब उसको जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए पैसा नहीं है उसके पास। और वर्ल्ड बैंक को कब रखा गया है? डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए? डेवलपमेंट। मान लो किसी देश में भूकंप आया, कुछ भी आया, डेवलपमेंट के लिए, ब्रिज बनाना है, तो आप वर्ल्ड बैंक, जैसे हम अपने बैंक से लोन लेते हैं उस तरीके से देश को अगर पैसा चाहिए तो वर्ल्ड बैंक से पैसा ले सकता है। वर्ल्ड बैंक का ही नाम है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, IBRD। क्या कहा जाता है? IBRD। गैट ये बनता है 1948 में, इसका नाम है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड।
ये बनाया गया था पूरे विश्व स्तर पे जो है ट्रेड को सही तरीके से मॉनिटराइज करने के लिए और ट्रेड से जुड़े हुए समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। बट बाद में 1995 में गैट का नाम चेंज करके WTO कर दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा। कहां है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड, याद रखना। और IMF और वर्ल्ड बैंक का कहां है? इसका है तुम्हारा वॉशिंगटन DC। कहां है? वॉशिंगटन DC। तो ये इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब अगर बात किया जाए तो कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन का बात करते हैं। सोशली डेवलप मतलब सोशल डेवलपमेंट का काम करता है। जैसे इसमें सबसे पहले आता है यूनेस्को, फिर आता है यूनिसेफ, उसके बाद आता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद आता है ILO, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद आता है FAO, है ना। ये जैसे यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये बना 1945 में। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है पूरे दुनिया में क्या करना? साइंटिफिक एजुकेशन को प्रोवाइड करा। पूरे दुनिया में जो लोग उनको साइंटिफिक एजुकेशन देना, क्वालिटी एजुकेशन उनको प्रोवाइड करना। ये 1945 में बना। यूनिसेफ 1946 में बना। इसका काम क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, जो बच्चे हैं उनको आश्रम देने के लिए, उनको पढ़ाने लिखाने के लिए फंड का काम करता है यूनिसेफ। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो आप सुने हो कोविड-19 में ही हर समय। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में बनाया गया। 1948 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बना। इसका काम है पूरी दुनिया में हेल्थ को बेहतर करने के लिए एडवाइस देना। यही सारा फार्मास्यूटिकल और जितना मेडिसिन है सबको क्या करता है? जारी करता है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ये बनाया गया 1919 में। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये बनाया गया 1945 में, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारा जो है बेसिकली क्या है? संगठन है जो टाइम टू टाइम क्या किया गया? बनाया गया। अगर बात किया जाए यूनेस्को का, तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर कहां है? पेरिस में है, याद रखना। उसके बाद अगर बात किया जाए यूनिसेफ का, है ना, यूनिसेफ का अगर बात किया जाए कि यूनिसेफ का कैपिटल कहां है, तो याद रखना यूनिसेफ का कैपिटल जो है वो बेसिकली आपका यूनिसेफ का कैपिटल, एक मिनट, यूनिसेफ का कैपिटल भी न्यूयॉर्क में है। कहां है? न्यूयॉर्क में है। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। कई बार क्वेश्चन आता है। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है कब? मार्च में सेलिब्रेट किया जाता है ना। तो ये सारा चीज जो है हम लोग यहाँ पे पढ़े किस तरीके से होता है। अब आगे थोड़ा चलते हैं। आगे अगर बात किया जाए तो सेक्रेटरीट, ये जो सेक्रेटरीट होता है ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होता है। ये क्या करता है? बजट तैयार करता है और ये क्या करता है? सब मैनेज करता है। पूरे यूएनओ का जो है ऑफिशियल हेड, मतलब ऑफिशियल जो हेड बॉडी है वो है सेक्रेटरीट। और सेक्रेटरी जो है उसका जो हेड होता है उसको कहते हैं सेक्रेटरी जनरल या जनरल सेक्रेटरी। क्या कहा जाता है? जनरल सेक्रेटरी। जनरल सेक्रेटरी जो होता है वो पूरा यूएनओ का हेड होता है। जनरल सेक्रेटरी कैसे बनता है? जनरल असेंबली में चुनाव होता है, बट किसके एडवाइस पे, किसके सलाह पे? सुरक्षा परिषद पे। सबसे पहला कौन था? ट्रिग वैली। कौन था? ट्रिग वैली। सबसे पहले ट्रिग वैली था। और आज कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। याद रखना, आज महासचिव कौन यूएनओ का? एंटोनियो गुटेरेस। और पहला ट्रिग वैली। तो ये एक हम लोग यूएनओ के बारे में जो है यहाँ पे हम लोग समझे। अब थोड़ा चलते हैं यूएनओ के बारे में, हम लोग थोड़ा समझे 193 ये सारा कुछ समझे और कुछ यहाँ पे। अच्छा, यूएनओ में एक और चीज होता है, यूएनओ के पास अपना कोई मिलिट्री नहीं है, लेकिन वो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन रखा है अपने ही सारे सदस्यों से मांग कर। इसको कहा जाता है, उन लोगों को कहा जाता है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स। क्या कहा जाता है? UNPKF, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स। अब तक 11 वो लोग क्या किए हैं? 11 मतलब बेसिकली 11 इनिशिएटिव लिए हैं, 11 जगह जो है वो अपना ऑपरेशन चलाए हैं। इनके मेंबर को कहा जाता है, जो सैनिक होते हैं उनको कहा जाता है ब्लू हेलमेट। क्या होता है? इनका ब्लू हेलमेट कहा जाता है, याद रखना। यूनिसेफ, UNPKF, ब्लू हेलमेट। तो इस तरीके से हम पूरा यूएनओ जो है हम लोग पढ़े। यहाँ पे बहुत सारा डे होता है जो हम लोग को याद रखने की
जरूरत है। अच्छा, उसके बाद एक चीज और है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का बात किया जाए, इसको वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है। दुनिया में जो दो देशों के बीच या कोई अगर ग्लोबल मैटर्स हो तो सुलझाया जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हमारे देश में कोई मैटर हो तो सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा, लेकिन दो देश का मैटर हो तो उसमें सुलझाएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसमें टोटल 15 जज होते हैं और 15 जजों का जो नियुक्ति होता है वो जनरल असेंबली में चुनाव होता है, किसके एडवाइस पे? सिक्योरिटी काउंसिल के एडवाइस पे। हालांकि जो 15 जो जज होते हैं वो हर एक जज 9 साल के लिए जो है अपॉइंट होते हैं। उनका टेन्योर कितना होता है? 9 साल। प्रत्येक जज का टेन्योर 9 साल होता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर कहां है? दी हेग। कहां है? दी हेग, नीदरलैंड। कहां है? दी हेग, नीदरलैंड। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पे यूएनओ से जुड़े हुए कुछ चीजों को हम लोग यहाँ पे पढ़े। अब जो है आपको हम कुछ और उसके आगे जो जुड़ा हुआ चीज है उसको हम आपको क्या करते हैं, बताते हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर अब बात बताया जाए, राइट, तो यहाँ पे हम लोग यूएनओ के बारे में पढ़े। एक मिनट, कुछ इंपॉर्टेंट डेट है इससे जुड़ा हुआ जो हम आपको बता रहे हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हो, राइट। जैसे कि यहाँ पे बात बताया जा रहा है, यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है 24 अक्टूबर को। उसके बाद अगर बात किया जाए तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, राइट। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब हम लोग चलते हैं एक नया टॉपिक यूएनओ। आपको जितना हम पढ़ाया है उसी में से क्वेश्चन आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ये 7 मार्क्स का टॉपिक है। जो जो हम बताए बाबू अच्छे से पढ़ के जाना। अब जो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, राइट। अब हम लोग यहाँ पे आगे जो बढ़ेंगे, थोड़ा यहाँ पे रिलेशन हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इंडिया एंड इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, भारत के विदेश नीति एंड इंडिया एंड रिलेशंस विथ नेबरिंग कंट्री, जो भारत और भारत के जो पड़ोसी मुल्क है उनके बीच के संबंधों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आता है कि हमारे देश में जो विदेश नीति है, हमारे विदेश नीति का जो निर्धारक है, द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी वॉज पंडित नेहरू। भारत में विदेश नीति को किसने बनाया? भारत में विदेश नीति को बनाने वाले व्यक्ति का नाम है पंडित नेहरू। उसके बाद बात बताया जाए तो पंचशील जो है, पंचशील भारत की विदेश नीति का सबसे अहम फीचर्स है। पंचशील इज द प्राइमरी फीचर्स एंड प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। आगे बात किया जाए तो भारत सरकार जो है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी चलाया। सबसे पहले भारतीय पड़ोसी मुल्क का जो नीति है वो चलाया गया कब? 1991 में चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया? पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा चलाया गया फॉरेन पॉलिसी। उसके बाद बात किया जाए तो भारत सरकार जो है लुकिस्ट पॉलिसी चलाया। लुकिस्ट का मतलब, अच्छा, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी मतलब भारत के जितने भी मुल्क है, भारत के जितने भी जो पड़ोसी देश है उनके साथ भारत क्या करेगा? प्राइमरी तरीके से भारत सबसे पहले उनके साथ अपने संबंधों को बेहतर करने के लिए करने का कोशिश करेगा और उनके साथ अच्छा संबंध बनाएगा। कहा जाता है कि यू कैन चेंज योर फ्रेंड बट नेवर चेंज योर नेबर। आप अपने दोस्त को बदल सकते हो लेकिन पड़ोसी को बदल नहीं सकते हो। तो अगर आपका संबंध पड़ोसी के साथ जितना बेहतर होगा उतना ज्यादा आपके लिए और आपके देश की सुरक्षा के लिए काफी, उसके लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट होता है। और इसीलिए भारत सरकार 2 पॉलिसी चला है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, भारत के पड़ोसी मुल्कों के साथ भारत के संबंध को बेहतर करने का कोशिश किया गया 1991 पीवी नरसिम्हा राव। बाद में लुकिस्ट पॉलिसी चलाया गया। लुकिस्ट का मतलब होता है ईस्ट की तरफ। ईस्ट का मतलब अगर हम आपको समझाएं, थोड़ा ईस्ट की तरफ अगर आपको बताएं, अगर थोड़ा आप अगर ध्यान दो तो ईस्ट की तरफ अगर आपको बताएं लुकिस्ट पॉलिसी क्या है। लुकिस्ट पॉलिसी का मतलब यहाँ पे होता है कि सपोज दैट ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ये ईस्ट मतलब बंगाल की तरफ। तो बंगाल का इस तरफ अगर जाएंगे तो बहुत सारा देश है, जैसे कि चाइना हो गया, जापान हो गया। इन सारे देशों के साथ साउथ ईस्ट एशिया मतलब जो देश है
ईस्ट के तरफ, ईस्ट एशियन कंट्री के साथ, जापान हो गया, चाइना हो गया, इन सारे देशों के साथ भारत संबंध बनाने का कोशिश किया और इसके लिए भारत सरकार किया लुकिस्ट पॉलिसी। बहुत हम लोग पड़ोसी मुल्कों के साथ संबंध बना लिए। अब हमें जो है पूर्व के देश, भारत के जो पूर्वी क्षेत्रों में जो देश है उनके साथ भी भारत को अच्छा संबंध बनाना चाहिए। इसके लिए लुकिस्ट पॉलिसी चलाया गया 1992 में पीवी नरसिम्हा राव। फिर उसके बाद जो है अगर बात किया जाए तो भारत 1947 से लेकर 1991 तक भारत का जो फॉरेन पॉलिसी था वो एक सोशलिस्ट पैटर्न पे चलता था, मतलब समाजवादी। काफी रसिया से हम लोग जो है जुड़े हुए थे, क्योंकि हमारा नैम को हम लोग फॉलो करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग रसिया के साथ अच्छा दोस्ती रखते थे और उसके ही सोशलिस्ट पैटर्न को फॉलो करते थे। अच्छा, इंडिया श्रीलंका पीस एग्रीमेंट हुआ, भारत और श्रीलंका के बीच जो है एक शांति समझौता हुआ। ये कब हुआ? 1987 में शांति समझौता हुआ भारत और श्रीलंका के बीच। उसके बाद अगर बात किया जाए तो बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ 1917 में रसिया में, है ना। इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ जिसका नाम है ताशकंद एग्रीमेंट। क्या है ताशकंद एग्रीमेंट? जब 1965 में पाकिस्तान अटैक किया भारत के ऊपर और भारत के लोगों ने बहुत मार मारा पाकिस्तानियों को, तब उन लोगों ने एक संधि किया। संधि कहां हुआ? रसिया में हुआ, रसिया के ताशकंद नामक जगह में हुआ। इसलिए इस संधि का नाम क्या है? ताशकंद एग्रीमेंट, जिसको कहा जाता है 1965 में ताशकंद समझौता, 1966 में ताशकंद समझौता होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। इंडिया पाकिस्तान के बीच एक और एग्रीमेंट होता है शिमला एग्रीमेंट। 1972 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक शिमला एग्रीमेंट होता है 1971 के वॉर के बाद। 1971 में जो वॉर होता है ना इंडिया पाकिस्तान का, उसके बाद एक यहाँ पे होता है। आगे अगर बात की जाए लाहौर समझौता भी होता है भारत और पाकिस्तान के बीच। कब होता है? ये लाहौर समझौता होता है 1999 में। कब होता है? 1999 में, कारगिल वॉर के बाद। अच्छा, आगरा समिट कब होता है? 2001। ये भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच होता है। फर्स्ट पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट भारत कब करता है? भारत का सबसे पहला परमाणु परीक्षण कब करता है भारत? 1974 में करता है। कौन सा नाम से करता है? स्माइलिंग बुद्धा, याद रखना, स्माइलिंग बुद्धा। उसके बाद सेकेंड पोखरण एग्रीमेंट कब करता है भारत? पहला बार तो हम किए 1974 में, लेकिन ये अनसक्सेसफुल रहा। दूसरा बार 1998 में किया और ये सक्सेसफुल रहा। इस ऑपरेशन को हम लोग क्या नाम दिए थे? ऑपरेशन शक्ति। शक्ति प्रदर्शन करना था ना, भारत क्या करना चाहता था? शक्ति प्रदर्शन करना चाहता था। उसके बाद अगर बात किया जाए तो कश्मीर मेन इशू है इंडिया और पाकिस्तान का झगड़ा का। 1947 से लेके जो है अब तक कश्मीर को ही लेके तो झगड़ा हो रहा है। अभी भी पहलगाम अटैक, कश्मीर बहुत बड़ा समस्या है भारत और पाकिस्तान। पार्लियामेंट अटैक भारत के ऊपर पाकिस्तानियों ने करवाया, टेररिस्ट अटैक हुआ, पार्लियामेंट्री अटैक 2001 में हुआ। 26/11 या मुंबई टेरर अटैक 2008 में हुआ। उसके बाद पुलवामा अटैक 2019 में हुआ, जहां पे हमारे 40 जवानों को जो है सीआरपीएफ के जवानों को आरडीएक्स से उड़ा दिया। कितना 14 फरवरी आज भी हम लोग को याद रहता है। मतलब क्या बोलोगे। पहलगाम टेररिस्ट अटैक, अभी हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया, हिंदुओं को। पहलगाम अटैक कब हुआ? पहलगाम अटैक 7 अप्रैल 2025। कब हुआ? 7 अप्रैल 2025। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन, जो भारत और पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ वो धर्म के आधार पर हुआ, राइट। पाकिस्तान के जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था 2 नेशन थ्योरी, द्विराष्ट्र सिद्धांत, जिनके अनुसार जो मुस्लिम है उनके लिए अलग देश का डिमांड किया गया और जो बना उसी का नाम क्या है? पाकिस्तान पड़ा। मतलब भारत और पाकिस्तान जो मुल्कों का जो बंटवारा हुआ वो धार्मिक आधार पे किया गया, धर्म के आधार पे देश को बांटा गया। और 2 नेशन थ्योरी जिसके आधार पे देश को बांटा गया, ये कौन दिया? मोहम्मद अली जिन्ना। जम्मू कश्मीर जो है पाकिस्तान के साथ भारत का कौन सा स्टेट या कौन सा यूनियन टेरिटरी सबसे ज्यादा क्या करता है? टेरिटरी शेयर करता है? तो जम्मू एंड कश्मीर। याद रखना, जम्मू कश्मीर लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर करता है विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा लार्जेस्ट बॉर्डर कौन शेयर करता है? जम्मू कश्मीर। इसलिए जम्मू कश्मीर, वहां से पाकिस्तानी ज्यादा ISI घुसपैठ वहीं से होता है टेररिस्ट का।
उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी होता है 1960 में। 1-2-3 एग्रीमेंट होता है इंडिया और अमेरिका के बीच। कब होता है? 2008 में 1-2-3 एग्रीमेंट। इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट होता है 2005 में। इंडिया और अमेरिका के बीच सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट एनर्जी को लेकर, एनर्जी सप्लाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अमेरिका के साथ समझौता होता है। इसको कहते हैं सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट 2005। बिल क्लिंटन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति थे जो भारत आए कोल्ड वॉर के बाद। मतलब कोल्ड वॉर मतलब शीत युद्ध के खत्म होने के बाद अमेरिका का पहला राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आते हैं। इंडिया और अमेरिका दोनों ही सदस्य है क्वाड का। क्वाड मतलब क्या होता है? 4 सदस्य हैं। ये जो क्वाड एक ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, इसके 4 सदस्य है और 4 में एक इंडिया है और एक अमेरिका है और एक ऑस्ट्रेलिया है और एक जापान है। 4 सदस्य इसकी क्या है? मेंबर है। आगे अगर बात किया जाए तो यूएसए जो है इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर, भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। लेकिन हाल फिलहाल टैरिफ वॉर के कारण और ये सब के कारण जो है एक रिलेशन खराब हो गया, डिप्लोमेटिक रिलेशन खराब हो गया है अमेरिका के साथ, है ना। नमस्ते ट्रंप कब हुआ था? 2020 में जब ट्रंप आए थे। तो बराक ओबामा 26/11 के बाद भारत में विजिट किए थे, है ना। उसके बाद अगर बात किया जाए तो इंडिया और रसिया का संबंध का बात किया जाए तो भारत और रसिया का जो संबंध है सबसे ट्रस्टेड पार्टनर है, ट्रस्टेड मिलिट्री पार्टनर और एक दूसरे का बायलेटरल रिलेशन है। भारत और रसिया का दोस्ती जो है करण और अर्जुन की तरह है, जो हमेशा एक दूसरे के लिए जो है खड़े रहते हैं। किसी भी कोई भी समस्या, कोई भी बात हो, गलती किसी का भी हो, मैटर नहीं करता दोस्ती में, है ना। तो ऐसा दोस्ती है और इसके लिए 1971 में भारत और रसिया के बीच एक समझौता हुआ है। इस समझौता का नाम क्या है? इंडिया सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी 1971। रसिया इज इंडियाज लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर। भारत का रसिया सबसे बड़ा क्या है? डिफेंस सप्लायर है। S-400 दिया, सुखोई दिया, है ना, S-400 दिया, सुखोई दिया। इंडिया रसिया इज अ मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स। आपको पता है एक और संगठन है जिसका नाम क्या है? BRICS, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो इंडिया और रसिया दोनों क्या है? ब्रिक्स के एक दूसरे के सदस्य हैं, है ना। उसके बाद अगर बात किया जाए इंडिया रसिया स्टार्टेड अ रूबी ट्रबल ट्रेड। भारत और रसिया का करेंसी रूबल्स, रुपीज और रूबल्स में ट्रेड करने का बातचीत किया जा रहा है ताकि भारत और रसिया के साथ जो ट्रेड होगा वो भारत और रसिया के करेंसी पे होगा, डॉलर के आधार पे नहीं होगा। रसिया यूक्रेन 2020 टिल नाउ 2022 से स्टार्ट हुआ है ना। रसिया एनेक्स क्रीमिया 2014 में, रसिया 2004 में रसिया जो है 2014 होगा, 4 नहीं होगा, 2014 में रसिया क्रीमिया को छीन लिया है, जीत लिया। अच्छा, उसके बाद अगर बात किया जाए तो भारत और चाइना के साथ जो है जो संबंध है वो बड़ा ही सेंसिटिव है और एक बॉर्डर इशू है। भारत 1962 में चाइना अटैक किया, फिर गलवान वैली हुआ 2020 में। ये सारा मैटर कारण भारत और चाइना का जो संबंध है एक बहुत ही क्या बोलेंगे अच्छा संबंध नहीं है, मिलिट्री के कारण, बॉर्डर डिस्प्यूट के कारण और चाइना का इंपीरियलिस्ट पॉलिसी के कारण, साम्राज्यवादी विस्तार नीति के कारण। अच्छा, इंडिया चाइना रिलेशन का बात किया जाए तो भारत और चाइना का संबंध पुराने जमाने से है। जब फाइयान, है ना, जब फाइयान चंद्रगुप्त II के टाइम पे, गुप्ता पीरियड में जब भारत आए थे, तब से भारत और चाइना का संबंध एक दूसरे का, क्योंकि दोनों ही देश सबसे एंशिएंट कल्चरल और सिविलाइजेशन का देश है, सभ्यता का देश है। आगे बात किया जाए तो हेनसांग भी आए थे, हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे। इंडिया चाइना दोनों ही एंशिएंट सिविलाइजेशन है। चाइना आजाद हुआ 1949 में, उसके बाद से भारत और चाइना के बीच संबंध अच्छा हुआ। भारत का चाइना का पहले प्राइम मिनिस्टर चाउ एन लाई 1954 में भारत विजिट किए और उन्होंने पंचशील समझौता पे हस्ताक्षर किया। चाइना अटैक किया तिब्बत पे 1959 में, है ना। उसके बाद अगर बात किया जाए इंडिया चाइना साइनो इंडिया वॉर कब हुआ? 1962 में। इंडिया और चाइना के बीच जो है एक ही बार वॉर हुआ है 1962 में, है ना। उसके बाद इसी में क्या होता है, चाइना हमसे हमारा अस्काई चीन का जो पार्ट है वो हमसे छीन लिया। डोकलाम वैली में भी जो है
चाइना और भारत के जवानों के बीच एक मुठभेड़ हुआ, आमना सामना हुआ 2017 में। गलवान वैली भी हुआ, गलवान वैली कुछ ही दिन रास्ता बना रहा था, 2020 में हुआ, है ना। उसके बाद अगर बात किया जाए तो भारत के प्रधानमंत्री भी कोशिश किए हैं 1962 के बाद चाइना के साथ संबंध को बेहतर बनाने के लिए, कि चाइना एक बड़ा देश है, एशिया का देश है, तो संबंध बनाने के लिए। तो राजीव गांधी पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने 1962 के वॉर के बाद ये 1988 में खुद ही ये चाइना गए और चाइना के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश की। हालांकि 1993 में चाइना और इंडिया के बीच बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट हुआ। उसके बाद अगर बात किया जाए तो बांग्लादेश के साथ भारत का एक सांस्कृतिक और एक भाषाई संबंध है ना। बांग्लादेश जो पहले बंगाल का पार्ट था, ईस्ट पाकिस्तान का पार्ट था, यही कारण है कि वो बंगाल से जुड़ा हुआ था, इसलिए बंगाल के साथ एक बड़ा कल्चरल और लिंग्विस्टिक रिलेशन है। बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमर सोनार बांग्ला, ये जो अमर सोनार बांग्ला है ये बेसिकली क्या है, अमर सोनार बांग्ला का बात कर रहे हैं। ये अमर सोनार बांग्ला रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे थे, नजरुल हक, है ना। ये सारे लोग जो है विख्यात बंगाली पोएट ये थे। साथ ही साथ वहां का भाषा हमारा भाषा, आज भी बांग्लादेश बंगाली बोलता है, हम बंगाल के लोग भी बंगाली बोलते हैं। वो लोग भी माछेर भात ज्यादा खाता है, हम लोग भी माछेर भात ज्यादा खाते हैं। तो एक कल्चरल लिंग्विस्टिक रिलेशन शेयर करता है बांग्लादेश। हालांकि बांग्लादेश और भारत का बात किया जाए तो बंगाल के साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर होता है बांग्लादेश का, और सबसे बड़ा सबसे लार्जेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है इंडिया और बांग्लादेश और इंडिया सबसे लार्जेस्ट सरफेस बॉर्डर शेयर करता है ना। उसके बाद अगर बात किया जाए तो भारत बहुत सहायता करता है बांग्लादेश के आजादी में। मुक्ति वाहिनी है ना, शेख मुजीबुर रहमान को बहुत हेल्प करता है, मिलिट्री हर तरीके से, है ना। मुक्ति वाहिनी को फ्रीडम फाइटर जो है बांग्लादेश का काफी सपोर्ट किया भारत। ये पहला भारत था जिसने बांग्लादेश को एक आजाद मुल्क के रूप में घोषित किया, है ना। उसके बाद गंगा एग्रीमेंट हुआ भारत और बांग्लादेश के बीच, पानी समझौता को लेके गंगा एग्रीमेंट हुआ 1996 में, किसके बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। उसके बाद बात किया जाए तो इंडिया और बांग्लादेश 4096 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। भारत का 5 स्टेट बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इंडिया और नेपाल का बात किया जाए तो इंडिया और भारत के नेपाल के साथ भी जो है एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और एक मतलब क्या बोलेंगे हिस्टोरिकल रिलेशन है। भारत का नेपाल के साथ एक हिस्टोरिकल रिलेशन इसलिए भी है क्योंकि नेपाल जो है वो लॉर्ड बुद्धा का जन्म स्थान है, और लॉर्ड बुद्धा बौद्ध गया में आके शिक्षा लिए थे। तो शिक्षा दीक्षा भारत में हुआ, जन्म लिए नेपाल में हुआ, इसीलिए एक कल्चरल रिलेशन है, एक हिस्टोरिकल रिलेशन है। दूसरा, राम जी मतलब आपका उत्तर प्रदेश के अयोध्या के थे, है ना, प्रिंस थे, और प्रिंसेस थी सीता माँ कहाँ की, वो जानकीपुर का, जनकपुर का, इसीलिए कल्चरल रिलेशन है ना। तो भारत और नेपाल के साथ रोटी बेटी का रिश्ता है हमारा। कैसा रिश्ता है, रोटी और बेटी का रिश्ता है ना। इंडिया नेपाल, जब नेपाल आजाद हुआ तो भारत और नेपाल के बीच एक संधि हुआ, इस संधि का नाम है इंडिया नेपाल पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी। 1950 में भारत और नेपाल के बीच एक समझौता होता है, जिस समझौता के माध्यम से भारत एक पारस्परिक संबंध बनाता है नेपाल के साथ, राइट। उसके बाद अगर बात किया जाए तो भारत में आज भी अगर देखा जाए नेपाल के जो गोरखा है आज भी भारत की सेना में वो काम करते हैं। भारत सरकार ही रिक्रूट करता है नेपाल के सोल्जर्स को अपनी सीमा का रक्षा करने के लिए। ट्रेड एंड ट्रांसिएंट, इंडिया और नेपाल के बीच व्यापार को लेकर एक संधि होता है, ट्रेड एंड ट्रांसिट एग्रीमेंट होता है 1978। तो ये सारा कुछ जो है संधि वगैरह होता है। आगे बात किया जाए तो नेपाल और भारत के बीच एक बॉर्डर इशू है जिसके ऊपर जो है कुछ समय पहले जो है डिस्प्यूट हुआ था। क्या डिस्प्यूट का रीजन था, काला पानी नियर लिपू लेक के नीचे एक काला पानी जगह है, उसको लेकर एक वाद विवाद हो गया था भारत और नेपाल के बीच। नेपाल सरकार का कहना था कि ये हमारा टेरिटरी है, जबकि बाद में करेक्शन किया गया और नेपाल एक्सेप्ट किया कि नहीं ये भारत का टेरिटरी।
ऑपरेशन कैक्टस। अब बात करते हैं भारत और मालदीव के बीच कैसा संबंध। देखो मालदीव को भारत बहुत हेल्प किया है, हर परिस्थिति में हेल्प किया है ना। और भारत के साथ मालदीव का एक बड़ा अच्छा पॉलिटिकल रिलेशन है, आवाजाही लगा ही रहता है। मालदीव जो है बेसिकली एक आइलैंड है ना। बहुत सारे आइलैंडों को लेकर जो एक देश बना हुआ है, पूरा अरबियन ओशन में ही जो है वो पूरा पूरा मालदीव पड़ता है। तो भारत का मैरीटाइम सुरक्षा मालदीव के ऊपर टिका हुआ है, इसीलिए भारत उसके साथ एक अच्छा संबंध बनाता है और दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र है। कुछ समय पहले 2023 में तू मैं हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर से संबंध बेहतर हो गए। समझते हैं क्या क्या भारत हेल्प किया मालदीव का और कैसा संबंध है। ऑपरेशन कैक्टस चलाया 1988 में भारत सरकार, और मालदीव को बचाया श्रीलंका के टेररिस्ट ग्रुप से। तख्ता पलट होने से जो है मालदीव को भारत सरकार 1988 में अपना मिलिट्री भेज के ऑपरेशन कैक्टस करके बचाया। उसके बाद बताया जाए तो मालदीव भारत के लिए स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए। मैरीटाइम मतलब समुद्री सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बताया जाए तो मालदीव आजाद हुआ 1965 में। मालदीव को भारत जो है एक बार और सुरक्षा उसको सहायता करता है जब 2004 में मालदीव भारी तबाही मचता है सुनामी के कारण। बहुत भयानक सुनामी आता है और मालदीव का बहुत नुकसान होता है। उस टाइम भारत क्या करता है, उसको 2004 में भारत उसको हेल्प करता है, कई पैसा भेजता है, रेस्क्यू टीम भेजता है। उसके बाद मालदीव का कैपिटल है माले, MALE। माले वाज द कैपिटल ऑफ मालदीव। उसके बाद मालदीव का भारत के साथ एथनिकली, हिस्टोरिकली और एक तरीके का लिंग्विस्टिक रिलेशन है। भारत के बहुत सारे टीचर जो है मालदीव में पढ़ाते हैं। भारत का बॉलीवुड, साउथ इंडियन पिक्चर वहां पे क्या है, काफी फेमस है। मालदीव में ज्यादातर इस्लामिक लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वहां पे भारत के लोग ज्यादातर रहते हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए तो 2014 में भारत जब उसका वाटर प्लांट में आग लग गया था तो वाटर सप्लाई के लिए नीर ऑपरेशन चलाया था भारत 2014 में, पानी देकर उसको सहायता किया, उसके क्राइसिस को दूर किया। मालदीव कम्स अंडर IOR, इंडियन ओशन रीजन। IOR मतलब क्या होता है, मालदीव IOR में आता है, मतलब इंडियन ओशन रीजन। इंडियन ओशन के ही क्षेत्र में ना मालदीव बसा हुआ है, इसीलिए इसको IOR के देश में रखा जाता है। आगे बात किया जाए तो इंडिया और मालदीव दोनों ही सार्क का क्या है, मेंबर है। सार्क आपको पता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं मूलतः 8 देश अभी वर्तमान में है, लेकिन जब सार्क 1985 में बना था तो 7 देश को लेकर बना था। बाद में कौन जुड़ा, अफगानिस्तान जुड़ा, लेकिन पहले 7 थे, अभी 8 है वर्तमान में। और सार्क का कैपिटल कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू। कहाँ है, नेपाल, काठमांडू। समझ में आया, नेपाल काठमांडू। हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू में है। सार्क में टोटल सदस्य अभी कितना है, 8 सदस्य हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए तो IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये 1957 में बनता है। और बाकी आपको PTBT बता दिए 1963, NPT 1968, है ना। अभी दुनिया के कितने देश है जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, 9 देश है। कितने देश है, 9 देश है। क्या पाकिस्तान के पास है, हाँ है, ठीक है। इंडिया नहीं साइन करता है, ना PTBT में साइन करता है। देखो इंडिया, ये जो तीनों बताए थे ना अभी, एक होता है PTBT, एक होता है NPT और एक होता है CTBT। CTBT कब होता है, 1996 में होता है। ये तीनों जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट होता है, जो अमेरिका के द्वारा बोला जाता है पूरे देश को साइन करवाया जाए, ये भारत साइन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, भारत कहता है कि भाई तुम लोग बना लिया है, तुम लोग तो अपना सुरक्षा कर ले रहा है परमाणु बम बनाकर। हम लोग तो, चाइना बार बार धमका रहा है, पाकिस्तान बार बार धमका रहा है, हम परमाणु बम इसलिए नहीं बनाना चाह रहे हैं कि किसी को हम धमकाएंगे, बट अपनी सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिहाज से और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हमें परमाणु बम की आवश्यकता है। CTBT कब साइन हुआ, 1996। भारत इसमें भी साइन नहीं करता है। चाइना सबसे पहले 1964 में अपना न्यूक्लियर बम टेस्ट करता है। हालांकि उसके बाद अगर बताया जाए तो आज भारत में, अगर अब थोड़ा नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी पढ़े। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टी। भारत में अगर बात किया जाए पार्टी का, देखो भाई पार्टी किसको कहते हैं,
पार्टी एक राजनीतिक दल होता है, एक ऐसा संगठन जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं, एक आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और जिनका मेन उद्देश्य होता है शक्ति प्राप्त करना, सत्ता प्राप्त करना। पॉलिटिकल पार्टी इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल दे वेयर कम and they were form a organization and they actually the primary objectives of the party to gain political power, right? राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करना हर एक राजनीतिक संगठन का क्या होता है, उद्देश्य होता है। उनका मेन काम होता है सरकार बनाना, सरकार चलाना, गद्दी प्राप्त करना, है ना, यही उनका मेन उद्देश्य होता है पॉलिटिकल पार्टी का। पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप, प्रेशर ग्रुप का मतलब होता है, प्रेशर ग्रुप का मतलब होता है एक ऐसा संगठन जो पॉलिटिकल पार्टी की तरह है लेकिन पॉलिटिकल पार्टी की तरह काम नहीं करता है। प्रेशर ग्रुप इज डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी। कैसे डिफरेंट है? वो भी एक संगठन है जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन वे अपने हित के लिए सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं, है ना। वो किस, उनका उद्देश्य नहीं होता है सत्ता प्राप्त करना, उनका लालच नहीं होता है कि हम सरकार चलाना है, सत्ता में आना। उनका बस उद्देश्य यही होता है कि हमारा जो डिमांड है उसको फुलफिल किया जाए, सरकार फुलफिल करे, इसके लिए एक संगठन बनाना होता है। जैसे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन देखो कि कॉलेज में बहुत सारा टीएमसीपी छात्र परिषद होता है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है एआईटीयूसी, ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये सब प्रेशर ग्रुप है। तो प्रेशर ग्रुप का काम होता है प्रेशर क्रिएट करना। हर एक ग्रुप के लोग अपना प्रेशर क्रिएट करते हैं सरकार के ऊपर, अपना बात रखते हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है? ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके आधार पे आप सत्ता प्राप्त करते हो। सत्ता प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य होता है पॉलिटिकल पार्टी का। अब बात करते हैं भारत में कितने तरीके का पॉलिटिकल पार्टी है। भारत में 3 तरीके का पॉलिटिकल पार्टी है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है एट प्रेजेंट 6 है। भारत में टोटल 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। 6 कौन कौन सा है? एक का नाम है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, है ना। कब बना? 1980s में बना। सिंबल क्या है? लोटस। दूसरा क्या है? बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। ये कब बना? 1985 के समथिंग बना। ये कौन बनाया? मायावती। ये पार्टी का सिंबल क्या है? एलिफेंट। ये पार्टी किसके लिए बनाया गया? दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, बहुजन समाज पार्टी, है ना। तीसरा पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, हाथ छाप, हैंड, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये कब बनाया? 1885। ये भारत का सबसे पहला पॉलिटिकल पार्टी है। कौन बनाया? ये कौन बनाता है? ये पार्टी को बनाता है तुम्हारा एओ ह्यूम। कौन है? एओ ह्यूम ये पार्टी को बनाता है। इसका सिंबल क्या है? हैंड, है ना। इसका अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे, है ना। अब बात किया जाता है इसके बाद एक और पॉलिटिकल पार्टी क्या है? एक और पॉलिटिकल पार्टी है एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। शरद पवार का है। किसका है? शरद पवार का। एनसीपी, इसका सिंबल क्या? बुक, बुक छाप है। क्या है? बुक छाप है। अच्छा, उसके बाद एक और पार्टी है, इसका पार्टी का नाम क्या है? सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कब बना? 1964 में बना। कब बना? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में बना। कौन बनाया है? एमएन रॉय बनाया। इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है तुम्हारा, इसका सिंबल है सिकल, है ना, सिकल, हसुआ, हसुआ छाप, लाल और हसुआ छाप। उसके बाद एक और पार्टी सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियन मार्क्सिस्ट। ये कब बना? 1964 में ये बना। इसका क्या सिंबल है? हसुआ है और ऊपर रहता है स्टार। दीज आर द 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। ये भारत का 6 क्या है? नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है भारत का, राइट। जहां पे हम लोग एक बीजेपी, एक बीएसपी, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस, एनसीपी, सीपीआई, सीपीएम। समझ में आया? सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई है। एक और पार्टी अभी नेशनल पार्टी कहला रहा है जिसका नाम है आम आदमी पार्टी, एएपी, आम आदमी पार्टी, जो कि 2012 में बना। कौन बनाया? ये आम आदमी पार्टी लाल कृष्ण आडवाणी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया मिलकर बनाए। तो ये एक पार्टी सिस्टम है। अगर भारत में स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का बात किया जाए तो टोटल स्टेट पॉलिटिकल पार्टी कितना भारत में? टोटल स्टेट पॉलिटिकल पार्टी 57, टोटल 57 स्टेट पार्टी है। अगर आपको रीजनल पार्टी का बात पता है, क्षेत्रीय पार्टी का, लोटा छाप, झोला छाप, ये अनगिनत है, अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी कहा जाता है रीजनल पॉलिटिकल पार्टी को। 2376 पार्टी है। अब बात आता है स्टेट पॉलिटिकल पार्टी।
देखो पार्टी भी तीन तरीके का होता है, एक होता है वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम क्या होता है, जिस देश में एक पार्टी ही होता है उसको कहते हैं वन पार्टी सिस्टम। इसका बेस्ट एग्जांपल चाइना, अल्बानिया, है ना। चाइना में एक ही पार्टी, सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, एक ही पार्टी है, एक ही रूलिंग पार्टी है जो देश चलाता है। तो वन पार्टी सिस्टम उसको कहते हैं जहाँ पे एक ही दल होता है जो देश चलाने वाला होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है चाइना। टू पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम उस सिस्टम को कहा जाता है जहां पे उस देश में दो पार्टी पाया जाता है, एक पार्टी रूलिंग, एक ऑपोजिशन होता है, जैसे कि अमेरिका और ब्रिटेन। ब्रिटेन में भी दो पार्टी, एक का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी, एक का नाम है लिबरल पार्टी। और अमेरिका में भी दो पार्टी, एक का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी, एक का नाम है रिपब्लिक पार्टी। याद रहेगा बेस्ट एग्जांपल ऑफ टू पार्टी। अब आता है मल्टीपोलर पार्टी। मल्टी पार्टी सिस्टम उसको कहा जाता है जहां पे दो से ज्यादा होता है, जैसे भारत बहुते पार्टी है, हर एक पार्टी, हर एक इंसान एक पार्टी है, मल्टीपोलर है ना, मल्टी पार्टी सिस्टम। भारत क्या फॉलो करता है, मल्टी पार्टी सिस्टम। और बहुत सारे, इंडिया हो गया, फ्रांस हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, दुनिया के बहुत सारे देश मल्टी पार्टी सिस्टम को फॉलो करते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में आइडियोलॉजी के आधार पर अगर देखा जाए तो तीन तरीके का पार्टी है, एक है सेंट्रिस्ट पार्टी, एक है राइटिस्ट पार्टी, एक है लेफ्टिस्ट पार्टी। सेंट्रिस्ट, राइटिस्ट, लेफ्टिस्ट। सेंट्रिस्ट पार्टी कौन है, जो सेंटर में, जो सब कुछ को ले लेके चलता है, सोशल, इकोनॉमिक, सब कुछ को लेके चलता है ना, उसको कहा जाता है कांग्रेस। राइटिस्ट पार्टी कौन है, जो एक आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, वो है हिंदुत्व का आइडियोलॉजी। राइटिस्ट पार्टी का बेस्ट एग्जांपल बीजेपी। लेफ्टिस्ट पार्टी कौन है, जो लेफ्ट, राइट लेफ्ट कुछ नहीं फॉलो करता है, सही चीज को फॉलो करता है, इक्वालिटी का बात करता है, इकोनॉमिक सिमिलरिटीज का बात करता है, डेवलपमेंट का बात करता है ना, पब्लिक प्रॉपर्टी का बात करता है, वो है लेफ्टिस्ट। का एग्जांपल कौन है, सीपीआई एंड सीपीएम, लेफ्ट पार्टी, वामपंथी, है ना। अब बात यहां पे आता है कि भारत में पार्टी सिस्टम तो पढ़ा है, भारत में कोएलिशन पॉलिटिक्स कब स्टार्ट होता है, 1977 से स्टार्ट होता है कोएलिशन पॉलिटिक्स, है ना। अब बात चलते हैं, भारत में सबसे पहला आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी रूल किया, लेकिन 1977 में एक नया पार्टी आया, जब नेशनल इमरजेंसी खत्म हुआ तो एक नया पार्टी आया जिसका नाम है जनता पार्टी। 1977 में फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बना, मतलब गैर कांग्रेस राजनीतिक दल से प्राइम मिनिस्टर बना, जिसका नाम क्या है, जिनका नाम है मोरारजी देसाई, है ना। यहीं से एक सिलसिला स्टार्ट होता है हमारे देश में कोएलिशन पॉलिटिक्स। कोएलिशन मतलब क्या है, अलायंस, बहुत सारे पार्टियों को लेकर सरकार बनाना। जब कोई एक पार्टी को पूरा बहुमत नहीं मिलता जितना बहुमत चाहिए, तो दो तीन पार्टियों को जोड़ के बहुमत लाकर सरकार चलाता है, जैसे कि अभी प्रेजेंट में चल रहा है एनडीए। बीजेपी 240 लाया, चाहिए 272, चार पांच पार्टियों को मिलाकर बनाया, इसको क्या कहते हैं, कोएलिशन। यहीं से स्टार्ट, एरा ऑफ कोएलिशन स्टार्ट हो रहा है 1977 और अब तक चल रहा है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो भारत में तो हम बताएं क्या क्या पार्टी है, आम आदमी पार्टी, ये सब बताएं। अच्छा, बिहार का दो स्टेट पार्टी का नाम क्या है, एक का नाम है आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, एक का नाम है जेडीयू। आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल ललटेन छाप है, इसका फाउंडर कौन है, लालू यादव है, अभी तेजस्वी यादव उसका लीड कर रहा है। जेडीयू कौन है, जनता दल यूनाइटेड, इसका फाउंडर कौन है, नीतीश कुमार यादव है ना। और एलजेएसपी लोक जनशक्ति पार्टी, हेलीकॉप्टर छाप है, चिराग पासवान इसको लीड कर रहा है। उसके बाद अगर बात किया जाए, उत्तर प्रदेश का दो स्टेट पार्टी, एसपी समाजवादी पार्टी, साइकिल छाप, और अखिलेश यादव अभी लीड कर रहा है। हालांकि इस पार्टी को बनाया किसने, मुलायम सिंह यादव, है ना, जिनको नेता कहा जाता है, महान नेता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो है अगर बात किया जाए वेस्ट बंगाल का बात किया जाए दो स्टेट पार्टी का, तो एक नाम है टीएमसी तृणमूल कांग्रेस, और एक का नाम है आरएसपी रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, तृणमूल आरएसपी। उसके बाद महाराष्ट्र का बात किया जाए तो एमएनएस महाराष्ट्र नव निर्माण सेना, और एक है शिवसेना, दो ठो है ना। लास्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन कब हुआ, 2024 में हुआ। कितना हुआ, 18th पार्लियामेंट्री इलेक्शन, लास्ट जो अभी 2024 में हुआ उसको कहा जाता है 18वां संसदीय चुनाव 2024 में हुआ। तो अब यहाँ पे हम लोग समझे, राइट, अब बस खत्म है, खत्म होने के कगार पे आ गया है। उसके बाद अब बात करते हैं हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टी तो पढ़े, पॉलिटिकल पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो देश को चलाता है,
जो क्या करता है, सरकार बनाता है, पॉलिसी बनाता है, पॉलिसी फ्रेम करता है, डेवलपमेंट का काम करता है ना। तो अब यहाँ पे ये पॉलिटिकल पार्टी जो होता है, कौन नेशनल पार्टी है, कौन स्टेट पार्टी है, कौन रीजनल पार्टी, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, ये कौन डिसाइड करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करता है कि कौन नेशनल पार्टी है, कौन स्टेट पार्टी है। नेशनल पार्टी कहलाने के लिए आपका कम से कम 4 स्टेट में जो है, मतलब एक से ज्यादा स्टेट, 4 स्टेट में जो है आपका क्या होना चाहिए कि बहुमत होना चाहिए। 4 स्टेट में आपका क्या होना चाहिए? पार्टी होना चाहिए, तब जाके आपको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। या तो आप 4 स्टेट में आपका पार्टी होना चाहिए, या तो आपको क्या करना चाहिए, 6% या 2% लोकसभा का जो सीट है, एक से ज्यादा स्टेट में आपको जीतना चाहिए, एक से ज्यादा स्टेट में आपको जीतना चाहिए, तब जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको क्या करता है? नेशनल पार्टी का दर्जा देता है। और अगर 6% सीट एक ही स्टेट में अगर आप क्या करते हो, जीत जाते हो, लोकसभा का हो चाहे असेंबली का हो, तो आपको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। बट ये दर्जा कौन देता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सिंबल कौन देता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय चुनाव आयोग। स्टेट पार्टी क्या है? सेम है। 2% अगर आप लोकसभा का सीट एक स्टेट पे अगर जीतते हो, तो आपको उस स्टेट का स्टेट पार्टी घोषित कर दिया जाता है। या आप उस स्टेट का 6% असेंबली इलेक्शन में सीट लाते हो, तो आपको स्टेट का दर्जा दे दिया जाता है। या आप एक से ज्यादा स्टेट में अगर आपका पार्टी है, तो आपको स्टेट का दर्जा दिया जाता है। भारत में सबसे पहला इलेक्शन होता है 1951 से 52। भारत में इलेक्शन करवाने का जिम्मेवारी किसके पास है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कहां मेंशन है? 324। भारत में जो इलेक्शन होता है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सिस्टम के माध्यम से होता है, जो कि 326 आर्टिकल में मेंशन है, जहां पे 18 साल के जो लोग हैं उनको वोट डालने का अधिकार हमारे देश में 1988 में 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा दिया जाता है, जहां पे वोटिंग एज 21 से घटाकर 18 कर दिया जाता है। पहले 21 था, बट 1988 के बाद 18 हो गया, और अब तक 18 ही है। हमारे देश में अगर एक्ट का बात किया जाए, तो हमारे देश में जो इलेक्शन करवाता है उसको 3 लोग मिलके मतलब 3 लोग वहां पे मिलके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनता है। एक है चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, जैसे अभी गणेश कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर। डिलिमिटेशन एक्ट कब पास होता है? ये इलेक्शन लॉ से जुड़ा हुआ लॉ है। डिलिमिटेशन एक्ट पास होता है 2002 में। तारकुंडे कमेटी कब आता है? 1974 में आता है। जयप्रकाश नारायण लाते हैं इलेक्शन प्रोसेस में रिफॉर्म लाने के लिए। अब हम लोग इलेक्शन प्रोसेस पढ़ रहे हैं, यहां से बहुत क्वेश्चन आता है। उसके बाद अगर बात किया जाए 1993 में बोहरा कमेटी आता है। ये बोहरा कमेटी किसके ऊपर आता है? ये अपना रिपोर्ट सौंपता है क्राइम और नेक्सस के ऊपर, कि कैसे जो क्रिमिनल है वो इलेक्शन जीत के आ जा रहे हैं, तो क्रिमिनल को हम लोग इलेक्शन जीत के पार्लियामेंट में बैठा दे रहे हैं, लॉ मेकर बना दे रहे हैं, तो कैसा लॉ बनाएंगे? देश तो क्रिमिनलिटी को बढ़ावा दे रहा है, इसको रोकने के लिए बोहरा कमेटी बनाया गया 1993 में है। 61st अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिससे 21 साल का जो वोटिंग एज था उसको घटा के 18 साल किया गया 1988 में। उसके बाद अगर बात किया जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, नेशनल ऑनर एक्ट आया 1971 में। बाई इलेक्शन कितने महीना में होता है? 6 महीने में। बाई इलेक्शन का मतलब जहां पे जिस टाइम इलेक्शन चल रहा था किसी कारणवश नहीं हुआ, तो बाद में उस इलेक्शन हो जाने के बाद, रिजल्ट हो जाने के बाद, उस सीट पे जो सीट बचा हुआ है वहां पे जो इलेक्शन होता है बाद में 6 महीना के बाद, उसको लोग बाई इलेक्शन कहते हैं। 1-2 सीट जो बच जाता है 6 महीना में होता है, याद रखना। उसके बाद अगर बात किया जाए तो नोटा का ऑप्शन ईवीएम में कब जोड़ा गया? 2013 में जोड़ा गया। नोटा मतलब नन ऑफ द अबव। अगर हमको कोई भी, जितना वहां पे सिंबल है और मेंबर्स है, कोई मेरे को पसंद नहीं है, तो हम अपना एक बटन जोड़ा गया नोटा, नन ऑफ द अबव। कोई हमको अच्छा नहीं लग रहा, कोई नेता ठीक नहीं है, कोई लायक नहीं है ना, कोई हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनने लायक नहीं है। नोटा को 2013 में जोड़ा गया। उसके बाद पर्सन इन जेल और पुलिस कस्टडी कैन कंटेस्ट इलेक्शन। जो जेल और कस्टडी में लोग हैं वो भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, 2013 में बोला गया और इजाजत दिया गया। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है 4 तरीके का इलेक्शन कंडक्ट करवाता है भारत में: प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट,
पार्लियामेंट्री और स्टेट लेजिस्लेचर। म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत का नहीं करता, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कंडक्ट करता इलेक्शन, बस 4 इलेक्शन कंडक्ट करता है। उसके बाद अगर बात बताया जाए तो भारत में इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन 1947 में होता है। कैबिनेट मिशन कब आता है? 1946 में आता है। 3 लोग आते हैं, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। 24 मार्च 1946 को इंग्लैंड का कैबिनेट के द्वारा भेजा जाता है 3 लोग को, इसलिए भेजा जाता है ताकि जाकर वो भारत का संविधान निर्माण करे। तो भारत का संविधान निर्माण करने के लिए कौन सा प्रपोजल आया था भारत में? कैबिनेट मिशन 1946 में। यही क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संवैधानिक सभा का निर्माण करता है, जो भारत का संविधान आगे जाकर लिखता है। हालांकि उसके बाद जो है डायरेक्ट एक्शन डे, भारत में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, बंगाल का काला दिन है, ब्लैक डे है। डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया 16 अगस्त 1946 को। लाहौर रिजोल्यूशन वाज हेल्ड इन 1940। लाहौर समझौता डिक्लेरेशन हुआ इंडिया। लाहौर समझौता कब हुआ? 1940 में हुआ, जहां पे मोहम्मद अली जिन्ना अपना 2 नेशन थ्योरी देता है, भारत और पाकिस्तान का बंटवारे का बात करता है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो माउंटबेटन प्लान, भारत का लास्ट जो वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, उसने 3 जून 1947 में एक प्लान दिया, जिसके हिसाब से उसने रेड क्लिफ लाइन 2 भागों में भारत को बांट दिया, इंडिया और पाकिस्तान। ऑफिशियली उसने बांट दिया, सेपरेट कर दिया। 2 नेशन थ्योरी मोहम्मद अली जिन्ना दिया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत को आजादी मिला और पाकिस्तान और भारत 2 अलग मुल्क बनाए गए। ये कब हुआ? 1947 में आया। नेहरू लियाकत समझौता हुआ 1950 में। नेहरू लियाकत पहला पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो जब आजादी 1947 के बाद जब पार्टीशन हो गया तो इधर के लोग उधर जब जाने लगे तो माइनॉरिटी को बीच में मार दिया जा रहा था, हिंदू को पाकिस्तान में मार दिया जा रहा था जो उस और रह रहे थे, और इधर मुसलमानों को मारा गया। इसीलिए अल्पसंख्यक को बचाने के लिए दोनों देश के प्रधानमंत्री एक समझौता कर दे, इसको कहते हैं नेहरू लियाकत समझौता 1950। उसके बाद क्या होता है? यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कन्वेंशन, संयुक्त राष्ट्र रिफ्यूजी कन्वेंशन होता है 1950 में, जहां पे जो रिफ्यूजी हैं, जो एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं छोड़ के किसी कारणवश धार्मिक रूप से शिकार होके, उनको भी अधिकार है दूसरे देश में जाके रहना। रोहिंग्या रिफ्यूजी अपीयर्स इन 2012। भारत में एक सबसे बड़ा समस्या है रोहिंग्या, म्यांमार से बांग्लादेश में आ रहा है और बांग्लादेश से भारत में घुस जा रहे हैं। रोहिंग्या एक सबसे बड़ा समस्या है। भारत की अगर बात किया जाए तो टोटल प्रिंसली स्टेट कितना था? 562। भारत में आजादी के टाइम पे, पार्टीशन के टाइम पे भारत में टोटल प्रिंसली, आजादी के पहले भारत में कितना रियासत था? 562 रियासत था, याद रखना 562। उसके बाद कश्मीर बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया। भारत में कश्मीर कब अभिन्न बना? कश्मीर भारत का 1947 में। क्या साइन किया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया 1947 में, और तब जाकर जो है राजा हरि सिंह के साइन करने के बाद जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न बना। उसके बाद अगर बात किया जाए तो जूनागढ़ कब बना भारत का अभिन्न? 1947 में। हैदराबाद कब बना? 1948 में। हैदराबाद को भारत में बनाने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया, ऑपरेशन पोलो। और जूनागढ़ को मिलाने के लिए जो है क्या चलाया गया? प्लेबिसाइट चलाया गया। प्लेबिसाइट कहने का मतलब होता है एक तरीके का मतलब रेफरेंडम, लोगों का चुनाव कराया गया कि लोग कहाँ रहना चाहते हैं, जिसमें भारत को जीत मिला, भारत में रहना चाहते हैं। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब आया भारत में? 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में ये अधिनियम आया, जिसका मेन उद्देश्य था कि भाषा के आधार पे राज्य का निर्माण किया जाए। इसके भाषा के आधार पे सबसे पहला राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। 1953 में आंध्र प्रदेश फर्स्ट स्टेट which was created through language, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले होम मिनिस्टर थे, जिन्होंने रियासतों को भारत में मिलाने में बहुत अहम रोल निभाया, इसीलिए उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि वीके मैनन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाए थे भारत को जोड़ने में, मतलब रियासतों को भारत का अभिन्न बनाने में।
अच्छा, हैदराबाद के जो उस समय जो निजाम थे उनका नाम क्या था? मीर उस्मान अली खान हैदराबाद के निजाम थे। उसके बाद अगर बात किया जाए जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे? हरि सिंह। जूनागढ़ के राजा कौन थे? कांजी थ्री। कौन थे? कांजी थ्री जूनागढ़ के राजा थे। सरदार पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अच्छा, पट्टी सिरीमुल्लू वाज द गांधीयन फ्रीडम फाइटर, राइट। ये भाषा, आंध्र प्रदेश को एक भाषा के आधार पे एक अलग राज्य बनाने के लिए पट्टी सिरीमुल्लू बहुत बड़े गांधीयन प्रोटेस्टर थे, जिन्होंने प्रोटेस्ट करते करते अपना जान गंवा दिया। झारखंड कब राज्य बना? 2000 में। बिहार से अलग होकर झारखंड एक नया राज्य कब बना? 2000 में। उसके बाद तेलंगाना कब राज्य बना? 2014 में। तेलंगाना भारत का 28वां राज्य है जो कि 2014 में बनकर तैयार हुआ। भारत में अभी टोटल भारत में राज्य कितना है? 28। यूनियन टेरिटरी कितना है? 8। भारत में फजल अली के नेतृत्व में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब बनाया गया? 1953 में। फजल अली कमीशन 1953 में आया। उसी के रिपोर्ट के अनुसार 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया, जिसके आधार पे भाषा के आधार पे राज्य को इजाजत दिया गया है ना। तो ये सारा है। अगर बात किया जाए यूडीएचआर का बात किया जाए तो 1948 में जो है यूडीएचआर हुआ। यूडीएचआर मतलब यूनिवर्सल डिक्लेरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये 1948 में। यूएनडीपी का बात किया जाए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1994 में हुआ। बोको हराम एक नाइजीरिया अफ्रीका का एक सबसे बड़ा टेररिस्ट ग्रुप है। अलकायदा जो है अफगानिस्तान का एक सबसे बड़ा टेररिस्ट ग्रुप है, जिसको लीड कौन करता है? लीड कर रहा था ओसामा बिन लादेन। जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा ये पाकिस्तान का टेररिस्ट ग्रुप है। यूनिसेफ कब बना? 1946 में बना। तो ये सारा इंपॉर्टेंट जो है हम आप लोग को बताएं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। तो ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट था, जितना भी बताया सारा कुछ इंपॉर्टेंट था आप लोग के एग्जाम के लिए। आशा करते कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाओगे, आपका एग्जाम बहुत बहुत अच्छा जाएगा, राइट। जितना हम बताए हैं उसको अच्छे से आप पढ़कर जाओगे। अच्छा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन बना है, इसको हम बता दे रहे हैं। नीडो का निर्माण हुआ 1955। नीडो का मतलब क्या होता है? एक मिनट। 1955 में क्या होता है कि मीडो का निर्माण होता है। मीडो का मतलब कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे सबसे पहले मीडो, MEDO 1955 में बना। उसके बाद अगर बात किया जाए सीटो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये 1954 में बना। उसके बाद अगर बात किया जाए एंजस, ANZUS, एंजस का बात किया जाए तो 1951 में क्या होता है? ये ऑर्गेनाइजेशन बनकर तैयार होता है ना। उसके बाद अगर बात किया जाए आसियन, ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये बना 1967 में। एक और ऑर्गेनाइजेशन बना है नेटो, NATO, नेटो, कब बना? 1949 में। ये एक इंटरनेशनल और ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था जो अमेरिका के द्वारा बनाया गया। और ये नेटो का ट्रीटी हुआ, जिस ट्रीटी का नाम है ब्रुसेल्स ट्रीटी। क्या है? ब्रुसेल्स ट्रीटी। साथ ही साथ रसिया भी जो है नेटो के खिलाफ एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम है वर्साओ पैक्ट। क्या नाम है? वर्साओ पैक्ट। कब बना? 1955। रसिया दो ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक का नाम है कॉमकेन। क्या बनाया? कॉमकेन। और एक बनाया ये कॉमकेन बनाया 1949 में, और कॉमिन फॉर्म बनाया 1947 में। ये दो ऑर्गेनाइजेशन रसिया, तीन, वर्साई पैक्ट, कॉमिन फॉर्म और कॉमकेन, ये तीन ऑर्गेनाइजेशन रसिया के द्वारा भी बनाया गया था। तो इस तरीके से जो है हमको ये समझ में आया कि भाई ये पूरा का पूरा जो है आप लोग का हम निचोड़ दिए चैप्टर का। तो हम लोग आशा करते हैं कि आपका एग्जाम जो है बहुत अच्छा जाएगा, राइट। और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, राइट। अगर किसी भी चीज में दिक्कत है, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक में, तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताओ। हम जल्द से जल्द आपके लिए हम वीडियो उसके ऊपर बना दे रहे हैं, राइट। तो पूरा का पूरा सिस्टम आपके लिए काम कर रहा है, आप अच्छे से एग्जाम दीजिए, राइट। और कमेंट में आप जरूर मेरे को बताइएगा कि और क्या टॉपिक पे जो है आपको वीडियो चाहिए।
और अगर आपको ये पीपीटी फॉर्म में और पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहिए जिससे आसानी हो, राइट, तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक दिया गया है, आप इसको लिंक को क्लिक करके हमारे साथ ज्वाइन हुई, हम आपको पीडीएफ फॉर्म में जो है आपको ये पीडीएफ दे देंगे जिससे कि आपको सहायता हो जाएगा, राइट। तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग बहुत अच्छे से एग्जाम दो, आशा करते हैं कि आप लोग का एग्जाम बहुत 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 अच्छा जाएगा। और उसी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, सेमेस्टर 4 का जो बैच है ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, ये स्टार्ट हो रहा है 24 सितंबर को, यानी आपका 22 तारीख को एग्जाम खत्म होगा, उसका एक दिन रेस्ट के बाद 24 तारीख को शाम को 5 बजे बांगुर पार्क नियर यूनिट 2 स्कूल के बगल में जो है हमारे साथ आप आकर ब्राइट फ्यूचर कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ के जो है आप अपना क्लासेस कर सकते हो, क्योंकि ये जो सेमेस्टर है सबसे टफेस्ट सबसे शॉर्ट सेमेस्टर है, जहां पे आपको 2 से 3 महीना ही मिल रहा है और आपका डिस्क्रिप्टिव है, एमसीक्यू नहीं है, डिस्क्रिप्टिव है, फास्ट है, एकदम वास्ट सिलेबस है, राइट। तो आप जल्द से जल्द जो है आप जुड़िए और अपना सिलेबस को और अपने कोर्स को कंप्लीट कीजिए, साथ ही साथ पूजा का आनंद भी उठाइए। थैंक यू।